हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी समझिए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में आपके सिलेबस में जो पूछा है वो पूछा है जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी जो अमाइनो एसिड है उसके नॉर्मल टाइप के, जनरल टाइप के कौन से रिएक्शन है उसके बारे में बताइए, और इसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी मतलब उसकी क्या अहमियत है, क्या महत्व है, वो बताना आपको। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फॉलोइंग, यहाँ पे रिएक्शन लगा लीजिएगा, छूट गया है। ठीक है, तो तीन तरह के जनरल रिएक्शन होते हैं अमाइनो एसिड के साथ में, और भी हैं लेकिन जो जनरल है, जो नॉर्मल है, वो तीन है। तो एक क्या है? ट्रांस एमिनेशन। क्या है? ट्रांस एमिनेशन। और दूसरा है डी एमिनेशन, और तीसरा क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो ट्रांस एमिनेशन का मतलब ये होता है, कोई भी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आप पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं सब आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनता है, सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोटीन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कोई भी अमाइनो एसिड है तो जो उसका अमाइन ग्रुप है, उसको अगर उस अमाइन ग्रुप को अगर किसी कीटो एसिड के पास में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन, यानी अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र। समझ में आ रही बात? अमाइनो एसिड को अगर किसी केटो एसिड की तरफ हम लोग ट्रांसफ़र कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये। ठीक है, अब कीटो एसिड क्या होता है? तो ये एक ऐसा कंपाउंड होता है दैट कंटेन्स ए कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ए कीटोन ग्रुप, और क्या उसके साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो और एक क्या हो? कीटोन ग्रुप हो, यानी C डबल बॉन्ड O हो। तो ट्रांस एमिनेशन आपको समझ में आ गया कि ट्रांस एमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइन ग्रुप है वो किसी कीटो एसिड की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन, यानी अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र करना। ठीक, अब ये जो ट्रांसफ़र होता है इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसको कैटालाइज करता है, वो होता है ट्रांस एमिनेज। उसका नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज। अब दूसरा जो जनरल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? डी एमिनेशन। क्या होता है? डी एमिनेशन। तो डी एमिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अमाइनो एसिड है उसके अंदर जो अमाइन ग्रुप है उसको क्या किया जाए? वहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया जाए। समझ में आ रही? उसको रिमूव करा दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, किसी कीटो एसिड की तरफ उसको ट्रांसफ़र ना किया जाए। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें भी हटाया जाता है एक अमाइनो एसिड से, लेकिन उसको किसी दूसरे कीटो एसिड की तरफ क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ में आ रही बात? और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी कीटो एसिड की तरफ या किसकी तरफ उसको ट्रांसफ़र करना है। बस कोई भी अमाइनो एसिड है, अगर उससे अमाइन ग्रुप को हटा दिया जाता है, अब ये मतलब नहीं है कि वो अमाइन ग्रुप कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा है, तो इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं डी एमिनेशन, यानी अमाइनो एसिड को डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और तीसरा एक रिएक्शन होता है जनरल रिएक्शन, वो क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ए कंपाउंड। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड से अगर CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। सिर्फ ये अमाइनो एसिड के साथ में खास नहीं है, लेकिन अमाइनो एसिड के साथ में भी ये रिएक्शन होता है। अगर कोई अमाइनो एसिड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। इतनी आपने बेसिक बात है इसकी जान ली। हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि अगर अमाइनो एसिड से, यानी प्रोटीन से अगर हमको एनर्जी हासिल करनी हो या हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करती है तो वो कैसे करती है, क्या स्टेप्स होते हैं, चलिए उसको अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? अमाइनो एसिड। प्रोटीन को जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाता है? अमाइनो एसिड मिल जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड है उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांस एमिनेशन। हम लोगों ने पढ़ा ना जनरल रिएक्शन 3, तो सबसे पहला क्या पढ़ा था? ट्रांस एमिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो जो अमाइनो एसिड है उसमें से क्या करते हैं हम लोग? जो अमाइन ग्रुप है उसको ट्रांसफर करते हैं किसी कीटो एसिड के पास में। कोई भी अमाइनो एसिड है तो उसके अंदर जो अमाइन ग्रुप है उसको किसी कीटो एसिड के पास में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको अमाइन ग्रुप को किसी कीटो एसिड के पास में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो देखिए जैसे कि ये हमारा अमाइनो एसिड है, ठीक है,
तो उसके इसका जो अमाइन ग्रुप है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये कीटो एसिड है, क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्या है, एक तरीके का कीटो एसिड है। तो इसका अमाइन ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, कीटो एसिड के पास में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो कीटो एसिड है यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये कीटो एसिड है, तो इसका अमाइन ग्रुप जब इसके पास में हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्लूटारेट। तो इस वाले पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है यानी इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो होता है ट्रांस एमिनेज। ठीक है, क्या होता है, ट्रांस एमिनेज। और जो ये अमाइनो एसिड है, जब उस अमाइनो एसिड से हम लोग अमाइन ग्रुप को छीन लेते हैं यानी उस अमाइनो एसिड को कहीं हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे कीटो एसिड की तरफ, तो अमाइनो एसिड जो था पहले वो खुद क्या बन जाता है, कीटो एसिड बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये इतना जो रिएक्शन है ये क्या है, आपका ट्रांस एमिनेशन। ठीक, ये एक रिएक्शन जो है वो क्या है, ट्रांस एमिनेशन। हम लोगों को सिर्फ ये क्या कहते हैं, मतलब रिएक्शन ही नहीं पढ़ना है, हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग अमाइनो एसिड से हमको एनर्जी हासिल करनी है तो कैसे करते हैं, हमारी बॉडी कैसे एनर्जी उससे प्रोड्यूस करती है। तो अब ये जो ग्लूटारेट है ना, इसके साथ में आगे फंक्शन होता है, ये कीटो एसिड को छोड़ दिया जाता है। इसके साथ में जो प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये लीवर के अंदर भी होता है और ये लीवर के अंदर भी होता है और हमारी बॉडी के जो दूसरे अलग अलग टिश्यूज हैं, जो सेल हैं, वहाँ पे भी ये होता है साइटोसोल के अंदर। ठीक है, ये वाला रिएक्शन ये सब हो सकता है। ठीक, उसके बाद जो ये ग्लूटारेट है उसके अंदर एंट्री होती है किसकी, अमाइनो ग्रुप की। एक अमाइनो ग्रुप तो इधर से आ गया था, एक और अमाइन ग्रुप की एंट्री हो जाती है इसके अंदर। तो जो एक ग्लूटारेट था वो क्या बन जाता है, ग्लूटामाइन। क्या बनता है, ग्लूटामाइन। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये ठीक है, ये हम ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो ये जो ग्लूटारेट है उसके अंदर एक और अमाइन ग्रुप की एंट्री होती है तो वो क्या बन जाता है, ग्लूटामाइन। और यहाँ पे ये ग्लूटामाइन है तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामाइन सिंथेटेज, यानी ग्लूटामाइन बनवा रहा है तो वहाँ पे जो एंजाइम आएगा तो इसी के नाम से आप याद कर लीजिए, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। अब जब ये ग्लूटामाइन बन जाता है ना तो लीवर के अंदर अगर बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे यहाँ हाथ में बन रहा है ग्लूटामाइन तो अब ये यहाँ पे इसका आगे का प्रोसेस नहीं होता है। अब जो हमारा ब्लड होता है उसको वहाँ से उठाता है ग्लूटामाइन को और फिर कहाँ लेके जाता है, या तो किडनी में लेके जाता है या तो लीवर में लेके जाता है, या तो ये समझिए कि आधा वो किडनी में लेके जाता है और आधा लीवर के अंदर लेके जाता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो लीवर के अंदर भी चलता है और सेम प्रोसेस किडनी के अंदर भी चलता है, ये ग्लूटामाइन के आगे का। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों दिखा दिए हैं, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है, समझिए यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है। तो अब ये जो ग्लूटामाइन है लीवर में पहुंच गया। ठीक है, तो अब लीवर में पहुंचने के बाद लीवर के पास तो बहुत सारे एंजाइम का भंडार है, बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ लीवर में पहुंचने के बाद जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या करता है, अमोनियम आयन को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, अमोनिया इसके अंदर घुसे थे ना, और दो अमोनियम ग्रुप घुसे थे, तो ये अमोनिया आयन को बाहर करता है, जिसको हम लोग NH4+ बोलते हैं। ये क्या है, अमोनियम आयन है, तो इसको ये बाहर करता है। और ये जो अमोनियम आयन है ये बाहर जो निकला है, अगर ये बाहर ऐसे ही रहे तो ये क्या है, ये टॉक्सिक होता है, ये बहुत दिक्कतें क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही रहे तो आदमी को बीमार कर देगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, बाहर तो ये आ गया है, तो अब इसको क्या किया जाता है, ठिकाने लगाने के लिए यूरिया साइकिल के अंदर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, यूरिया साइकिल के अंदर। जब ये यूरिया साइकिल के अंदर जाता है तो इसके साथ में कुछ प्रोसेस होते हैं 4-5, उसके बाद ये क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। और उस यूरिया को फिर यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लूटामाइन था उसके साथ में रिएक्शन होता है कुछ, और फिर क्या होता है, अमोनियम आयन को बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है, वो कौन सा है, ग्लूटामाइनेज। पूरा जो प्रोसेस होता है यानी अमोनियम आयन बाहर निकलता है और ये एंजाइम काम करता है पूरा, तो फिर क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है, वो मिलता है ग्लूटामेट। क्या मिलता है, ग्लूटामेट। और फिर जब ये ग्लूटामेट बनता है तो इसी पे अभी रुकता नहीं है, इसके अंदर दो अमाइन ग्रुप जुड़े थे ना, तो एक तो यहाँ से समझ ले निकल गया और फिर दूसरा भी निकल जाता है, ये अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में फिर दूसरा भी निकल जाता है। ठीक, और ये भी कहाँ जाता है, ये भी जाता है यूरिया साइकिल के अंदर। और इस वाले स्टेप में क्या है, जो एंजाइम काम करता है वो होता है डीहाइड्रोजेनेज। क्या होता है, डीहाइड्रोजेनेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा था कि डीएमिनेशन पढ़ा था ना, कि जनरल रिएक्शन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक आपने पढ़ लिया ट्रांस एमिनेशन, दूसरा क्या होता है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि जो अमाइनो ग्रुप है उसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमाइन ग्रुप को तो हटाया जा रहा है,
इसमें से अमाइन ग्रुप को बिल्कुल बाहर निकाल के कहाँ भेजा जा रहा है, यूरिया साइकिल के अंदर। तो ये जो डीएमिनेशन है ये दो तरीके का होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब आप कई बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये कि वहाँ पे समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो एक तो ऐसा डीएमिनेशन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और एक ऐसा डीएमिनेशन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे लीवर के अंदर ग्लूटामेट बनता है, तो यहाँ पे भी तो एक यहाँ पे भी क्या समझ लीजिए एक तरीके से अमाइन ग्रुप निकल रहा है, यानी अमोनियम आयन जो है ये अमाइन ग्रुप ही है, अमोनियम आयन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये वाला जो डीएमिनेशन है, यहाँ से जो अमाइन ग्रुप बाहर निकल रहा है, ये होता है नॉन ऑक्सीडेटिव। क्या होता है? नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम काम कर रहा है। तो जहाँ पे डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम काम करता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी अमाइन ग्रुप क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है एक तरीके से, यानी अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो इसलिए इस वाले को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो जो आपका डीएमिनेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव। दोनों के एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आपने 3 जनरल जो रिएक्शंस पढ़े हैं वो जरूरी नहीं कि सब एक ही जगह आप एक साथ पाए जाएं। कभी ऐसा होता है कि कोई एक पाया गया, कहीं दूसरी जगह पे रिएक्शन पाया गया, तीसरा कहीं और पाया जा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक साथ पाया जाएं, इसलिए इस वाले पूरे प्रोसेस में सबको एक साथ ढूंढने की कोशिश न करिएगा, ठीक। तो ये जब सारा प्रोसेस होता है तो फिर क्या बचता है हमारे पास? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। क्या मिलता है हमको? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। और अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, सिट्रिक एसिड पाथवे या साइकिल जब पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट पढ़ा था ना, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। याद है स्टेप सारे उसके? CA साले सब फ्रॉड ऑफिसर, तो CA से क्या बन रहा था हमारा? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। तो यही तो है, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बन गया, तो अब ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है और यहाँ से फिर इससे एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है। बात अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। आपके सिलेबस में पूछ रखा है यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल को भी देख लेते हैं। अब ये जो मैंने प्रोसेस आपको पढ़ाया है वो मैंने बाद में बनाया था, टाइम काफ़ी लगता है उस तरीके से बनाने में, तो मैंने उसको पहले कागज़ पे लिख लिया था एक पेपर पे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैंने कैसे कैसे बनाया था। हाँ, एक चीज़ और, एक इसमें रह गया, वहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ मैं। तो ये देखिए, एक जो मतलब क्या कहते हैं, जो तीसरा रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटामेट। क्या है? ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट के अंदर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, ग्लूटामेट के अंदर से जब ग्लूटामेट के अंदर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, तो वो क्या बचता है? तो बचता है गाबा। और गाबा आपने कई बार पढ़ा होगा। गाबा एक तरीके से समझिए दवा होती है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये एक तरीके से क्या होता है? इट इज़ ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक तरीके से क्या होता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये एक एग्जाम्पल इसका डी कार्बोक्सिलेशन, यानी ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट में से हम लोग क्या कर रहे हैं? ये समझिए कि एक तरीके का ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इस अमाइनो एसिड से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, ठीक है। क्या बनता है? गाबा बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? डी कार्बोक्सिलेशन का, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। क्या पढ़ेंगे? यूरिया साइकिल तो बहुत आसान है, इसमें 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है, बल्कि 5 हैं। तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अमोनियम आयन रिलीज हुआ, तो हम लोगों ने कहा था कि वो जाता कहाँ पे? यूरिया साइकिल के अंदर जाता है। तो अब ये है यूरिया साइकिल, ठीक है। इसको भी साइकिल इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो ये शुरू में यहाँ पे रहता है, फिर सारा पूरा प्रोसेस होने के बाद जैसा वो था वैसा फिर वापस से आगे खड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको साइकिल बोलते हैं। यानी ये घूमता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है ऐसे। तो सबसे पहले जो अमोनियम आयन है वो आते हैं, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पे टेक प्लेस होता है, यानी कहाँ पे परफॉर्म होता है? तो लीवर के जो सेल है, यानी हिपैटिक जो सेल हैं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा कुछ होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्रेब्स साइकिल भी चलता है, ये भी उसी के अंदर भी ये भी चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनियम आयन आए, उसके बाद क्या होता है? बाइकार्बोनेट की एंट्री होती है। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया? तो वो मैट्रिक्स के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये बाइकार्बोनेट भी होता है। तो ये क्या कहते हैं? NH4 के साथ में ये मिलता है, यानी इसकी एंट्री होती है, और इसी के साथ में कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज,
ये एंजाइम है, ये काम करता है तो जो ये अमोनियम आयन था वो क्या बन जाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, क्या बन जाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बन जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा इतना प्रोसेस कि जो अमोनियम आयन है उसके साथ में किस एंट्री होती है, किसकी, यानी उसके साथ में कौन आके मिलता है, बाइकार्बोनेट, और साथ में एंजाइम काम करता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज। तो फिर क्या बन जाता है, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज है तो क्या सिंथेट करता है, क्या सिंथेसिस करता है, क्या बनाता है, तो ये कार्बामोइल फॉस्फेट बना देता है। तो ये नाम याद करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बन जाता है। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट क्या है, ये एंट्री करता है किसके अंदर, यूरिया साइकिल के अंदर। ठीक है, यूरिया साइकिल के अंदर ये एंट्री करता है। तो जैसे ही कार्बामोइल फॉस्फेट की एंट्री होती है फौरन ये जो ऑर्निथीन है, क्या है ये एल ओल छोड़ दीजिए, आप सीधे याद करिए ऑर्निथीन। ठीक है, तो ये ऑर्निथीन इंतजार में बैठा रहता है कि कोई कार्बामोइल फॉस्फेट आए और मैं जाके उसके साथ मिलूं। तो जैसे इसकी एंट्री होती है ऐसे ये जाके मिलता है इससे, और वहीं पे ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है, काम करता है। उसका नाम है ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये एंजाइम है, इसका क्या नाम है, ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफेरेज। ठीक, तो ये कार्बामोइल की एंट्री हुई, यहाँ से ऑर्निथीन बैठा रहता है इंतजार में, और साथ में ये एंजाइम काम करता है ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफेरेज। फिर ये जब रिएक्शन होता है पूरा तो क्या बन जाता है, सिट्रुलिन। क्या बनता है, सिट्रुलिन बन जाता है। उसके बाद जब सिट्रुलिन बनता है तो आगे जब ये साइकिल घूमता है तो क्या बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट। तो ये जो सिट्रुलिन है उसके साथ में ये एल हटा दीजिए, एस्पार्टेट। क्या है, एस्पार्टेट की एंट्री होती है, यानी ये इसके साथ में आके मिलता है सिट्रुलिन के साथ में, और वहीं पे एंजाइम काम करता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है ना, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये जो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज है ये क्या करता है, आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है। क्या बनाता है, आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है। ठीक, अभी जो आर्जिनोसक्सिनेट बन जाता है उसके बाद फिर एक एंजाइम और आके काम करता है, उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज। ठीक है, तो ये क्या करता है, आर्जिनोसक्सिनेट को तोड़ने का काम करता है। तो फिर क्या बनता है, एक तो वो निकाल देता है बाहर फ्यूमरेट। क्या निकालता है, फ्यूमरेट भी आप पढ़ चुके हैं, तो फ्यूमरेट को बाहर निकालता है, और दूसरे फिर क्या बनाता है, आर्जिनिन। क्या बन जाता है, यहीं से याद रखिए, आर्जिनिन बन जाता है। अब ये जो आर्जिनिन है ना, यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आर्जिनिन आगे बढ़ता है तो फिर आर्जिनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, आर्जिनिन के साथ में कौन काम करता है, आर्जिनेज एंजाइम काम करता है, और साथ में वाटर की एंट्री होती है, H2O की भी एंट्री होती है। तो फिर क्या बनता है, यूरिया, जो हमको बनाना था असल में। ये पूरा यूरिया साइकिल का क्या मकसद था, यूरिया बनाना। तो फिर क्या होता है, आर्जिनिन है, आर्जिनिन के साथ में ये एंजाइम काम करता है आर्जिनेज। ठीक है, आर्जिनेज काम करता है, और इसी के साथ में वाटर की एंट्री होती है, तो फिर क्या बन जाता है, यूरिया बनता है। ठीक है, और फिर जो ये सब होने के जब प्रोसेस होता है पूरा तो उसी के साथ में जो ये प्रोडक्ट था ऑर्निथीन, ये फिर से बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, आर्जिनिन के साथ में ये जब एंजाइम काम करता है और वाटर मिलते हैं तो यूरिया बनता है, और साथ में ऑर्निथीन भी बन के तैयार रहता है। फिर दोबारा से जब कोई कार्बामोइल फॉस्फेट आता है तो उसके साथ मिलकर पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये यूरिया साइकिल। तो यूरिया हमारा यहाँ से ये यूरिया बन जाता है, और फिर ये यूरिया कहाँ पे पहुँचता है, किडनी के अंदर, और फिर वहाँ से ये यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या था, पूरा यूरिया साइकिल। अब ये 4 स्टेप कैसे याद करेंगे आप, तो आपके लिए यहाँ पे एक मतलब मैंने एक हिंट दे दिया है, CA आओ। क्या, CA आओ। CA आओ का मतलब C से आपका हो जाएगा सिट्रुलिन, A से हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट, और दूसरे A से हो जाएगा आपका आर्जिनिन, और O से हो जाएगा ऑर्निथीन। तो आसान है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट याद कर लीजिए, वहाँ से आपको एंजाइम भी याद हो जाएगा। उसके बाद सब आसान है बिल्कुल। C से आ जाएगा आपका सिट्रुलिन, A से हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट, और दूसरे A से हो जाएगा आपका आर्जिनिन, और O से हो जाएगा ऑर्निथीन। ठीक, तो ये आपका यूरिया साइकिल हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा था आपके सिलेबस में, सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी क्या अहमियत है, क्या महत्व है। इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो बॉडी पूरी तरीके से अपना फंक्शन करे उसके लिए क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। ठीक, दूसरा क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकली ऑल्सो। तो फार्माकोलॉजिकली भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दवा से रिलेटेड जब बनाना है या दवा बनाना है या किसी आदमी का इलाज करना है तो उससे रिगार्डिंग भी क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि जो कि क्या होता है, प्रीक्यूसर होता है। कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसे होते हैं अमाइनो एसिड के जो क्या होते हैं, प्रीक्यूसर होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के।
ठीक है। प्रिक्यूसर का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज़ के बनने में हेल्प करे, यानी पहले ये बनेगा फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जो असल हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिक्यूसर। समझ में आ रही बात? यानी प्रिक्यूसर असल में हमको नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट हमको बनाना रहता है तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है तो पहले ये वाला प्रोडक्ट बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिक्यूसर। फिर इसके बनने के बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो असल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये समझिए प्रिक्यूसर होता है। सम फंक्शन एज कोएंजाइम, अमाइनो एसिड का जब मतलब कुछ ऐसे हैं कि जब उनका मतलब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो फिर कोएंजाइम की तरह से फंक्शन करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे हैं अमाइनो एसिड कि जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि गाबा आपने पढ़ा अभी ऊपर, ठीक है। अब एक टॉपिक था डिसीज इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी जो अमाइनो एसिड हैं अगर उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से न हो तो क्या दिक्कत है, क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो एक बीमारी है एल्बिनिज्म। क्या है? एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म क्या होता है? तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये एक तरीके का इनहेरिटेड डिसऑर्डर यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप से चलती हुई बीमारी आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो टायरोसिन एक क्या कहते हैं अमाइनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म जब सही से नहीं हो पाता है, समझ में आ रही बात? जब टायरोसिन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है तो फिर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन बिकम्स वेरी लो। तो जो मेलानिन है उसका सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, या उसका सिंथेसिस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल क्या है बंद हो जाता है, उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। और मेलानिन क्या है? तो मेलानिन एक तरीके का पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो कलर देने का काम करता है। हमारे बालों के अंदर अगर मेलानिन खत्म हो जाए तो बाल काले नहीं रहेंगे, सफ़ेद सफ़ेद से दिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो मेलानिन क्या है? एक तरीके का पिगमेंट होता है। तो जिसको ये दिक्कत होगी उसको क्या होगा, सो द अफेक्टेड पर्सन हैज़ लिटिल और नो कलर इन हेयर एंड स्किन। तो जो आदमी को ये बीमारी हो जाएगी एल्बिनिज्म, यानी जिसके अंदर मेलानिन का पिगमेंट नहीं बनेगा, तो फिर उसको क्या होगा, उसके बालों में या उसके स्किन में कलर बहुत कम रह जाएगा। हैज़ लिटिल और नो कलर, या तो कलर बिल्कुल कम हो जाएगा या बिल्कुल कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस कंडीशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, और ये वाली बीमारी अगर किसी को होती है तो उसको स्किन कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए कि मेलानिन रहता है तो कैंसर होने से भी बचाता है, ठीक। अब जो दूसरी बीमारी है वो क्या है, टायरोसिनेमिया, यानी अगर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, टायरोसिनेमिया हो जाएगा। तो ये भी क्या है, टायरोसिनेमिया भी एक तरीके से इनहेरिटेड डिसऑर्डर है इन विच मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन बैडली अफेक्टेड, जिसमें कि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म क्या बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है, यानी बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्यूमुलेट इन दी बॉडी टिश्यू, तो जो ये टायरोसिन है वो बॉडी टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक इफेक्ट मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। चूंकि ये टायरोसिन जो है एक तरीके से ये क्या टॉक्सिक इफेक्ट रखता है, तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्या होती हैं, पैदा हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। ये जो टायरोसिनेमिया है ना ये 3 तरीके का है, यानी 3 टाइप्स है इसके, और तीनों का नाम में कुछ अलग नहीं है बल्कि सिर्फ यही है टायरोसिनेमिया 1, टायरोसिनेमिया 2, टायरोसिनेमिया 3, या टायरोसिनेमिया फर्स्ट, टायरोसिनेमिया सेकेंड और टायरोसिनेमिया थर्ड। ये 3 इसके क्या कहते हैं अलग अलग टाइप हैं और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उसी में, तो इसलिए मैंने अलग अलग से नहीं लिखे हैं, सिर्फ उसके सिम्टम्स यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, टायरोसिनेमिया अगर हो जाए तो ब्लडी स्टूल होगा, यानी आदमी को क्या है जब वो पाखाना वगैरह करेगा, टट्टी करने जाएगा तो उसमें ब्लड आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, ऐसे क्या वोमिटिंग होगी उसको, पेनफुल वुंड्स ऑन स्किन, उसके स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, वुंड्स हो जाएंगे, यानी समझ लीजिए सोर हो जाएंगे, जख्म हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। ऐसे ही उसकी जो आंखें हैं वो लाल लाल सी हो जाएंगी, कन्वर्जन भी हो सकता है उसको, यानी जब ये कंडीशन और ज़्यादा आगे बढ़ती है, सेकेंड स्टेप में पहुंचता है तो उसको कन्वर्जन भी हो सकता है, उसकी आंखें लाल लाल सी हो सकती हैं, कन्वर्जन मतलब मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ऐसे ही क्या है, इंटेलेक्चुअल, ये 2 बार हो चुका है तो इसको एक काट दीजिए। क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है उसको, यानी उसको दिमाग सोचने समझने में बड़ी दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। अब एक टॉपिक और पूछा था, डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, यानी जो अमोनिया है उसका मेटाबॉलिज्म अगर सही से नहीं होता है तो क्या दिक्कत होगी। 2-3 बीमारियां खुद मेंशन कर रखी हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो एक तो उनमें से क्या है,
वो है फेनाइलकेटोनूरिया, जिसको PKU के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या है? इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। तो ये क्या है? एक जन्मजात बीमारी, यानी बचपन से ये बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी में क्या होता है? इनएबिलिटी टू कन्वर्ट फेनाइल एनालिन टू टायरोसिन। तो इसमें क्या होता है? तो जो फेनाइल एनालिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसमें? टायरोसिन में। यानी उस बच्चे के अंदर बचपन से ही डिसएबिलिटी होती है, उसके अंदर ये इंजाइम्स या वो ताकत नहीं होती है कि फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो फेनाइल एलानिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है? वो यूरिन के अंदर दिखने लगता है। क्या होता है? यूरिन के अंदर वो दिखने लग जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके बीमारी मतलब इस बीमारी में क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? तो डिले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अगर बच्चा है तो उसको अगर ये बीमारी हो जाती है तो फिर उसका क्या है? ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडी का। ठीक है, और क्या होगा? मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी रिटार्डेशन हो जाएगा, उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, उसका जो स्मार्टनेस है, इंटेलेक्चुअलिटी है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ऐसे क्या है? साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी थोड़ा पागलपने की तरह हो सकता है वो। ऐसे उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसे स्किन के ऊपर इसके रेशेज हो सकते हैं, यानी दाने पड़ जाएंगे, चकत्ते से हो जाएंगे। ऐसे ही जो उसका स्किन है वो फेयर हो जाएगा, आंखें उसकी क्या है? ब्लू से दिखने लग जाएंगे, यानी भूरा सा एकदम आदमी आंखें उसका क्या कहते हैं, उसका जो स्किन है वो कैसा हो जाएगा? भूरा सा हो जाएगा, और उसकी जो आंखें हैं वो क्या है? नीली सी हो जाएंगी। और क्या होगा? हाइपर एक्टिविटी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उसको जो वो बच्चा जो है ना वो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा भागेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, मतलब बिना फालतू के। समझ में आ रही? और क्या है? बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएगा, जैसे कोई 2-4 बच्चे खेल है तो ढकेल देगा, किसी को मार देगा, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो बीमारी थी जो आपके सिलेबस में है वो है अल्केप्टोन्यूरिया। वो क्या है? अल्केप्टोन्यूरिया, इसको ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो इट इज़ ए रेयर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? एक रेयर है, यानी बहुत कम पाए जाने वाली, और क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये बहुत रेयर है, कभी कभार ये बीमारी देखने में आती है। तो इसमें क्या होता है? होमोजेनेटिक एसिड एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू। तो एक तरीके का जो एसिड है, होमोजेनेटिक एसिड, वो बॉडी के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी टिश्यूज के अंदर। क्यों होता है ऐसा? तो ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ होमोजेनेटिक डाईऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है होमोजेनेटिक डाईऑक्सीजनेज, इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब इस एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ये जो होमोजेनेटिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और बॉडी के अंदर क्या होता है? वो एक्यूमुलेट होने लगता है, तो तब ये बीमारी हो जाती है अल्केप्टोन्यूरिया। इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं? तो इसके अंदर सिम्टम्स जो दिखते हैं वो है कि डार्क और ब्लैक कलर्ड यूरिन अपॉन एयर एक्सपोजर, यानी आदमी जब पेशाब करता है, यूरिनेशन करता है, तो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसका पेशाब क्या एकदम मतलब क्या हो जाएगा? डार्क होगा, या तो बिल्कुल क्या है? काला कलर का हो जाता है हवा के मतलब कांटेक्ट में आने के बाद। ठीक है, तो ये इस बीमारी में होता है। अब एक बीमारी और दे रखी है आपके उसमें, जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। अब इस बीमारी को यहाँ पे क्यों दिया मेरे समझ में नहीं आया कि इससे मतलब अमाइनो एसिड से या अमोनिया से इसका क्या रिलेशन है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच टू मच बिलीरुबिन बिल्ड अप इन द टिश्यू। ये इसमें क्या होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक, तो ये बनता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जब ये एक्यूमुलेट होने लगता है तो फिर क्या होता है? पीला कलर क्या होता है? दिखने लग जाता है हमारे स्किन के अंदर, हमारे आँखों के अंदर, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि मान लीजिए माउथ का ये म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर का, तो वहाँ पे पीला सा दिखने लग जाता है। वो क्या उसमें तो वो क्या होता है? जॉन्डिस की वजह से होता है, यानी बिलीरुबिन का जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? क्या रीज़न होता है जॉन्डिस का? तो 3 रीज़न बताएं वैसे, लेकिन 2 पढ़ लीजिए आप। एक होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। क्या होता है? या ये समझ लीजिए कि इतने तरह का जॉन्डिस होता है। एक होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, यानी इसमें क्या कहते हैं मतलब जो हमारा लीवर है उसकी असल कोई दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत कहीं से और है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिपैटिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? व्हेन टू मच आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन, यानी जो हमारे आरबीसीज हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो ये बिलीरुबिन है ना, ये जब आरबीसीज जब मरते हैं तो उसी आरबीसीज के जब वो मर जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसी को बिलीरुबिन बना दिया जाता है। ठीक है,
तो क्या कहते हैं कि जब व्हेन टू मच आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन बाय एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जब बहुत ज़्यादा आरबीसीज क्या है मरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ब्रेक डाउन होने लगता है, एंड लीवर unable to remove the increased level of bilirubin and bilirubin accumulate in the body's tissue, this is called prehepatic jaundice। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब क्या है आरबीसीज मरने लग जाते हैं और लीवर क्या हो जाता है अनेबल हो जाता है, यानी वो क्या है कर नहीं उसको, यानी वो अनेबल हो जाता है, यानी वो कर नहीं पाता, क्या नहीं कर पाता है, रिमूवल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बनने लग गया, यानी बहुत ज़्यादा आरबीसीज क्या हो रहे हैं मर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है बिलिरुबिन बन रहा है, तो उन सबको क्या है रिमूव नहीं कर पाता है कौन, लीवर। ये काम लीवर का होता है कि बिलिरुबिन जो बन रहा है उसको रिमूव करे, तो उसको रिमूव नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी टिश्यूज के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीहिपैटिक जॉन्डिस, यानी दिक्कत लीवर में नहीं है बल्कि दिक्कत कहीं और से हो रही है, तो उस वाले को हम लोग बोलते हैं प्रीहिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो ये देखते जैसे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया की वजह से हमारे जो आरबीसीज हैं वो मतलब उनकी डेथ हो सकती है, वो उनका ब्रेकन डाउन हो सकता है। ऐसे ही जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक तरीके का एंजाइम है, तो उसकी जब कमी होती है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही ड्रग्स और अदर टॉक्सिन या कुछ दवाओं की वजह से ऐसा हो सकता है, या कुछ जहरीली चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे ही अनेमिया की वजह से भी हो सकता है। अनेमिया आपने पढ़ा कि कई सारे तरीके होते हैं, तो जैसे चाहे वो क्या कहते हैं आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे मेगालोब्लास्टिक अनेमिया हो, चाहे हेमोलाइटिक अनेमिया हो, कोई सा भी अनेमिया हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये कि हमारा इम्यून जो सिस्टम है क्या है आरबीसीज को किल करने लग जा रहा है। दूसरा जो है जो अनेमिया जो दूसरा कॉज है जॉन्डिस का, या दूसरा जो टाइप है जॉन्डिस का वो क्या है हिपैटिक जॉन्डिस। तो इसमें क्या होता है व्हेन फंक्शन ऑफ लिवर डिस्टर्ब ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, जब लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होता है इट इज़ अनेबल टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट आउट द बिलिरुबिन। तो वो बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है या फिर उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता पूरी तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या होता है देन बिलिरुबिन एक्यूमुलेट इन दी बॉडी। तो फिर क्या होता है बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और दिस इज कॉल्ड हिपैटिक जॉन्डिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस और ज़्यादातर यही वाला जॉन्डिस होता है। ठीक है, यानी लीवर में जब प्रॉब्लम होता है तो ये वाला जॉन्डिस हो जाता है। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं यानी क्या रीजंस हो सकते हैं, तो हेपेटाइटिस होता है कई तरीके का। ठीक है, ये वायरस होते हैं जो मतलब लीवर के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, तो उसके अलग अलग नाम है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से लीवर का फंक्शन क्या हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, ओवर कंजप्शन कर रहा है, तो लीवर उसके ख़राब हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह दवाएं प्रेगनेंसी को रोकने वाली जो दवाएं आती हैं तो उसकी वजह से भी ये जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। एक टॉपिक और रह गया आपके सिलेबस के अंदर, वो क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ये आप पहले भी समझ चुके हैं लेकिन सिलेबस में अलग से पूछा है तो बताना पड़ेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन पहले क्या होता है समझिए। तो ऑक्सीडेशन एक तरीके का रिएक्शन होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है किसी के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, दिस रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंजाइम। और ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। The electron released by this reaction accepted by electron acceptor। अब ये वाला जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो मतलब अपने अब वो कहीं रिलीज हो रहा था ऐसे नहीं तो घूमता रहेगा, बल्कि अगर कहीं से वो रिलीज हो रहा है तो उसको कोई एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, तो जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उसके एग्जाम्पल आप कई बार पढ़ चुके हैं NAD और FAD। ठीक है, क्या है NAD और FAD। ठीक, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ATP अकर्स। तो जब ये इसको क्या करते हैं मतलब अब इलेक्ट्रॉन को अपने पास ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर ये लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है और वहाँ पे फिर क्या फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी फॉस्फेट होता है, यानी वहाँ पे क्या होता है ADP होता है, तो ADP से फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फिर ये कि जब इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बाद, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ATP का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग टिश्यूज़।
और ये जो सारा प्रोसेस है वो लिविंग टिश्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और ये जो लिविंग टिश्यूज़ हैं यानी जैसे हम लोग हैं तो ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये ऑक्सीडेशन क्या तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब एक टॉपिक और था इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये भी आप समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, तो समझिए बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, ठीक है, पूरी सीरीज रहती है। मान लीजिए ये प्रोटीन ये प्रोटीन ये प्रोटीन बहुत सारे हैं, ठीक, ये बहुत सारे प्रोटीन हो गए, और इसी में और भी दूसरे कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं, दूसरी चीज़ें भी इसमें क्या है, मिली रहती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक चैन बन जाता है इस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं और एक पूरा चैन बन जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ये एक्सेप्ट करता है एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH and FADH टू ऑक्सीजन। तो इसको ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हो गया आपका, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है पूरा। अब ये क्या करते हैं, NADH, मान लीजिए आपका क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो यहाँ पे NADH बना या FADH बना, तो वो लेके आता है इसके पास, ठीक है, यहाँ पे लेके आता है, तो फिर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ये फिर दोबारा से NAD बन जाता है, क्या बन जाता है, NAD, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, वो जो चार्ज था, जो एनर्जी थी वो इसके अंदर आ गया, और ये फिर दोबारा से जो NADH बन गया था वो फिर क्या बन जाता है, NADA बन जाता है, ठीक है, NAD बन जाता है, वो क्या बन जाता है दोबारा से NAD, ठीक। अब इसके अंदर आ गया है वो चार्ज, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इससे एक्सेप्ट कर लिया एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और FADH टू ऑक्सीजन, और इसको क्या करता है, ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर करता है। तो इसके एंड पे समझ लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, C क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन होता है। तो जब इससे ऑक्सीजन के साथ में इसको मिलाया जाता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में आके मिलता है, समझ में आ रही, तो ये ऑक्सीजन के साथ में समझ लीजिए एक तरीके से रिएक्शन होता है, तो फिर क्या होता है, और यहीं पे साथ में ADP भी होता है, क्या होता है, ADP। तो ये ADP और ऑक्सीजन ये जब सब मिलते हैं तो फिर क्या होता है, ADP से यहाँ पे तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और दूसरे जो O2 था ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ से क्या हो रहा है, फॉस्फेट लिया जा रहा है, उससे ATP बन रहा है, और दूसरा यहाँ से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है और H2O बन रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और फिर यहाँ से फॉस्फेट लिया जा रहा है, फॉस्फेट लेके ATP बनाया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये NADH से और FADH2 से ऑक्सीजन को ला के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेता है और ऑक्सीजन के पास में ला के कॉम्बाइन करता है, उससे मिलाता है। फिर क्या होता है, व्हेन दे कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन द सिंथेसिस ऑफ ATP अकर्स। तो जब ये क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ में आके मिलते हैं तो फिर ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन फॉर्मेशन ऑफ ATP फॉस्फोरस इज यूज्ड एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मतलब जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरस यूज हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन यूज हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसलिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, फॉस्फोरस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसलिए इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो आपका 8वां चैप्टर था बायोकेमिस्ट्री का, आज ये कंप्लीट हो रहा है इसी पे। इसमें काफ़ी मुझे भी मेहनत करनी पड़ी है इसको पढ़ाने में, इसको समझने समझाने और नोट बनाने में। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में भी इसको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो ये जो PDF है ये मैं हर एक को नहीं दूंगा, ठीक है। ये जो PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए एक अलग ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9694 48 0523, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये नंबर मेरा सब है, ठीक है ना।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम नंबर भी है। तो ये आगे के मैंने जो अब तक के मैंने जो 7 चैप्टर पढ़ाए हैं सारे सब्जेक्ट के, उसका जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उसको ले सकते हैं। लेकिन आगे के जो अब चैप्टर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो 100 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ पे करिए आप, और फिर क्या कहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आपको पेमेंट भी करना है और इसी नंबर पे फिर आप हमको उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी करिए उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए। आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे मैं ये PDF अपलोड कर चुका हूँ। ये PDF मैंने वाइट बैकग्राउंड में अपलोड कर दिया है उस ग्रुप के अंदर। तो आप भी अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं और आपको ये PDF चाहिए तो हमारे साथ ज्वाइन करिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।